हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार समग्र किताब का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे पटना कलम का, जो कि आपको बीपीएससी मेंस में काम देगा और आपको प्री में भी काम देगा, जो कि 68वीं होने वाली है, और 69 प्री में भी काम देगा आपको, और मेंस में भी ये आपको काम देगा। तो शुरू करते हैं। पटना कलम आज का टॉपिक है, उसको डिटेल में जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। पटना कलम 18वीं सदी के मध्य में पारंपरिक भारतीय चित्रकला की एक शाखा पटना में आकर एक नए कलेवर के साथ प्रस्फुटित हुई और लगभग 2 शतकों तक पल्लवित होती रही। इस नए कलेवर वाली चित्र शैली को पटना कलम की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो इस पटना कलम में इतने सारे 5 तरह के पॉइंट है। इस तरह से लिखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो पहला है आपका विकास, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है प्रमुख चित्र, चौथा है प्रमुख कलाकार, पांचवा है मौलिकता। अब पहला में आता है विकास। तो विकास में ये मुगल काल के क्रम में ये हुआ था। क्षेत्र कौन सा है? तो पटना, आरा और दानापुर मेन क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है आपका प्रमुख चित्र। तो इसमें प्रमुख चित्र क्या क्या है? लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती स्त्री, खेत जोतता किसान। प्रमुख कलाकार कौन है? सेवक राम, हुलास लाल, रामदयाल लाल। मौलिकता इसकी क्या है? तो मुगलों की शाही शैली, जो कि ईरानी शैली थी और भारतीय शैली भी थी, एवं मधुबनी शैली से तुलनात्मक अंतर इसका किया गया है। आगे बढ़ेंगे। वस्तुतः 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल बादशाह औरंगजेब लगातार युद्ध में प्रवृत्त रहा। फलस्वरूप उसके आर्थिक और मानव संसाधनों का अनवरत क्षरण होता रहा। ऐसी स्थिति में उसका कला जैसी श्रम साध्य, व्यय साध्य और समय साध्य वृत्ति से विमुख होना स्वाभाविक ही था। चित्रकला, जो उसके पूर्वजों की कला वृत्ति थी, वह उपेक्षित होने लगी। चित्रकार, जिन्हें राजकीय संरक्षण की आदत थी, संरक्षण के अभाव को महसूस करने लगे। औरंगजेब के बाद अस्त होते मुगल शासन में राजकोष के अभाव तथा अरुचि ने दरबारी चित्रकारों को संरक्षण की तलाश और जीविका की खोज में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर किया। मथुरा, राजस्थान, कांगड़ा घाटी में यद्यपि चित्रकर्म हो रहा था, पर वे पूर्व से कार्यरत चित्रकारों की बहुलता के कारण इन मुगल दरबारी आश्रयहीन चित्रकारों का मुक्त हृदय से स्वागत वहां संभव नहीं था। अतः ये चित्रकार बंगाल में मुर्शिदाबाद की ओर उन्मुख हुए। अतः चित्रकारों को पुनः गुणग्राही राज्याश्रय मिला, जिसके वे आदी थे। दूसरी ओर नवाब ने भी दिल्ली के शाही चित्रकारों को आश्रय देने में गर्व महसूस किया। लगभग 30 वर्षों तक शांतिपूर्ण प्रश्रय के बाद मराठों के आक्रमण तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति डवाडोल होने लगी। इसी बीच सिराजुद्दौला की हत्या तथा उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल के कारण चित्रकारों को पुनः विस्थापित होना पड़ा। अभी भी जो छोटे छोटे रियासतें बची थी, उनके राजकोष राज आश्रय प्रदान करने के लिए बहुत छोटे थे। टेकारी, बेतिया, बनारस के राजघराने ने भी कुछ चित्रकारों को राजाश्रय दिया, पर सबको राज आश्रय देना उनके बस में नहीं था। अतः चित्रकारों के लिए राजाश्रय छोड़ना बाध्यता हो गया। फलस्वरूप जीविका की तलाश में चित्रकारों का ध्यान व्यापारिक केंद्रों की ओर आकर्षित हुआ। वस्तुतः राजे रजवाड़े के बाद अगर कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हें प्रश्रय प्रोत्साहन मिलने की संभावना थी, तो उन व्यापारिक केंद्रों में ही थी, जिनका नियंत्रण महाजनों, रईसों अथवा व्यापारियों के हाथ में था। पटना के बाजार ने इन विस्थापित और निराश्रित कलाकारों को अपने आश्रय में ले लिया। इस समय पटना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। बिहार की खनिज संपदा ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को और बाद में ब्रिटानी हुकूमत का ध्यान आकर्षित किया। हुकूमत की भारत से कच्चे माल के दोहन की नीति के कारण अनेक विदेशी व्यापारी भारत में आकर बस गए
और अफीम तथा सोरे का व्यापार करने लगे। गंगा नदी के रूप में जलमार्ग उपलब्ध होने के कारण पटना का व्यावसायिक महत्व उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। फलस्वरूप हुकूमत द्वारा अनेक आला अफसर यहाँ तैनात किए गए। कुल मिलाकर रईसों, धनाढ्यों, व्यवसायियों तथा अफसरानों का केंद्र होने के कारण चित्रकारों को अपने चित्रों के लिए बाजार की तलाश पटना में आकर पूरी हुई और वे पटना के लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, नित्यानंद का कुआं, मच्छर हट्टा आदि इलाकों में आकर बस गए। ये जो जगह है वो आपसे पूछा जाएगा। लोधी कट्टा है, लोधी कट्टा भी बोल जाते हैं, दीवान मोहल्ला, नित्यानंद का कुआं, मच्छर हट्टा, इन इलाकों में आकर वो बस गए। यह शैली चित्रकला का एक क्षेत्रीय रूप है जो बिना किसी राजस्व के फली फूली। इस कला के संरक्षक और खरीदार तत्कालीन नव धनाढ्य भारतीय एवं ब्रिटिश कला प्रेमी थे। इस चित्रकला के विकास का युग 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के आरंभिक काल तक रहा। इस शैली के कलाकारों के पूर्वज मुगल शैली अथवा पहाड़ी आदि चित्र शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। अतः इस शैली के प्रारंभिक चित्र पर मुगल शैली एवं पहाड़ शैली का छाप स्पष्ट दिखाई देता है। इन कलाकारों का मुर्शिदाबाद और कलकत्ता से भी संपर्क रहा है। इनके माध्यम से वह यूरोपीय प्रभाव को भी ग्रहण किया, अपनी कृतियों में उन्हें प्रदर्शित किया। अर्थात पटना कलम शैली मुख्यतः मुगलों द्वारा विकसित परंपरा, यूरोपीय चित्रकला और स्थानीय चित्रकला परंपराओं का मिश्रण है। 3 हो गया यहाँ पर। परंतु आगे चलकर इन चित्रों की प्रस्तुति में सादगी एवं विषय वस्तु में सरलता और मौलिकता आती गई। यही एक फोटो बना हुआ है, देखिए यहाँ पर। आगे चलते हैं। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। लघु चित्र मतलब छोटे छोटे चित्र, जिन्हें अधिकतर कागज पर और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाया गया है। इस शैली की प्रमुख विशेषता इसका सादगीपूर्ण तथा समानुपातिक होना है। इन चित्रों में मुगल चित्रों की भव्यता का अभाव है। साथ ही कांगड़ा चित्र शैली के विपरीत इसमें भवन स्थापत्य कला की विविधताएं भी अनुपस्थित हैं। इनमें चटक रंगों का प्रयोग नगण्य है, मतलब चटक रंग इसमें नहीं यूज किया गया है। इस शैली के हर चित्र में विविधता एवं नयापन है तथा पूरी कृति में लयात्मकता है। यह शैली विषय वस्तु के लिहाज से राजकला न होकर जन कला थी। इस शैली में बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रांकन हुआ है। इन चित्रों में श्रमिक वर्ग, कसाई, कहार, नौकरानी, भिस्ती आदि, दस्तकार वर्ग, बढ़ई, लोहार, जुलाहा, कुम्हार, दर्जी, पतंग बनाने वाले, कंघी बनाने वाले, सुनार, रंगरेज आदि तत्कालीन आवागमन के साधनों, पालकी, घोड़ा, हाथी, एक्का, बैलगाड़ी आदि, बाजार के दृश्य, मछली की दुकान, ताड़ी की दुकान, गांजे की दुकान, मिठाई की दुकान आदि का चित्रांकन हुआ है। इसी तरह मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार, त्योहार यानी होली, दशहरा आदि एवं साधु संतों के भी चित्र बनाए गए हैं। साथ ही प्राचीन स्मारक, गोलघर, पश्चिमी दरवाजा, इसके अलावा फूल, पत्ती एवं जीव जंतुओं को भी प्रचुरता में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त हर प्रकार के साजिंदे तथा खेल तमाशे वाले यथा मदारी, सपेरा, नट, बाजीगर, जादूगर आदि चित्र मध्य में उकेरे गए हैं। जहाँ तक बारीकियों का प्रश्न है, पटना कलम शैली के चित्रकारों को इसमें महारत हासिल थी। इस शैली के चित्रों में चिड़ियों का चित्रण खास तौर से देखने योग्य है। इन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन कलाकारों को पक्षियों के शरीर विज्ञान की गहन जानकारी थी। इन लघु चित्रों में पक्षियों के एक एक पंख एवं रोए का इतना स्पष्ट चित्रण किया गया है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहीं कहीं इन कलाकारों को दबी हुई कल्पनाएं अलंकरण के साथ मुखरित हो उठी हैं, जैसे महादेव लाल द्वारा बनाए गए रागिनी गंधारी चित्र, जिसमें नायिका के विरह के अवसाद को बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। माधो लाल द्वारा बनाई गई रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र भी उल्लेखनीय है, जिसमें
विरहिणी नायिका को वीणा लिए हुए दिखाया गया है। इसी तरह शिव दयाल लाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का चित्र तथा यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित बेगमों की शराबखोरी का चित्र भी महत्वपूर्ण है। इस शैली में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया है, कारण इसमें चित्रकार की कल्पना को मूर्त रूप देना पूर्ण रूप से संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए पृष्ठभूमि एवं प्राकृतिक दृश्यों को बढ़ाना महंगा पड़ता और इसकी पूर्ति करने वाला कोई नहीं। अतः उन लोगों ने कम खर्चीले प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझा। जैसे मनुष्य के चित्रों में ऊंची नाक, भारी भौहें, पतले चेहरे, गहरी आंख और घनी मूछें दिखाई गई है। कलाकार 1 या 2 बाल वाले ब्रशों का इस्तेमाल महीन कार्यों के लिए करते थे। तुलिकाएं गिलहरी के दुम के बालों से तैयार किए जाते थे। मतलब ब्रश जो है ना, वो गिलहरी के पूंछ से बनाया जाता था, क्योंकि वे सुदृढ़ और मुलायम होती हैं। मोटे कामों के लिए बकरी, सुअर अथवा भैंस की गर्दन की बाल का इस्तेमाल किया जाता था। बकरी, सुअर और भैंस की गर्दन का बाल जो अपेक्षाकृत कड़े होते हैं। कड़े होने के कारण इन बालों को पहले उबाला जाता था, जिससे उसका कड़ापन कुछ कम हो जाता था। तब उसे तुलिका के लिए इस्तेमाल, मतलब ब्रश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस शैली की विषय वस्तु को पेंसिल से रेखांकित कर उन्हें रंगने की प्रक्रिया सामान्यतः नहीं अपनाई गई है, बल्कि तुलिकाओं एवं रंग से सीधे कागज पर चित्रांकन किया जाता था। चित्रों को अंकित करने की आधार भूमि सर्वप्रथम कागज पर ही बनाई जाती थी, परंतु विविधता एवं अस्थायित्व लाने के लिए बाद में से चमड़ा, धातु, शीशा, अभ्रक, हाथी दांत आदि पर भी बनाया जाने लगा। वे सामग्रियां सामान्यतः बनारस से मंगाई जाती थी। कागज हाथ से निर्मित होते थे, जो रद्दी कागजों की लुदगी से कलाकार द्वारा स्वयं तैयार किए जाते थे। बांस से निर्मित नेपाली कागजों का भी इस्तेमाल भी चित्रकारी के लिए होता था। हालांकि बाद में चित्रकारी के लिए कागज यूरोप से भी आयातित होने लगा था। इसके रंग प्राकृतिक होते थे, जो चित्रकारों द्वारा स्वयं तैयार किए जाते थे। चित्रकार विभिन्न शेड्स के लिए लाल रंग लाह से, सफ़ेद रंग एक प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कालिख से या तो जलाए गए हाथी दांत के राख से, नीला रंग नील से, लाजवर्द रंग लैपिस लेजली नामक पत्थर से एवं गेरुआ रंग भी एक प्रकार की मिट्टी से निकालते थे। नीला और पीला रंग मिश्रित कर वे हरा रंग बनाते थे। इसके अलावा सोने एवं चांदी के वर्कों से क्रमशः सुनहरा एवं चांदी सा रंग भी तैयार करते थे। पटना कलम शैली पर मुगल शैली का प्रभाव रहते हुए भी यह शैली मुगल शैली से बहुत अर्थ में पूर्णतः भिन्न है। इस शैली में मुगल शैली के चित्रों की भव्यता का अभाव है। इसमें न तो मुगल शैली के चित्रों की भांति राजे रजवाड़े से संबंधित विषय वस्तु है और न ही इसकी ट्रीटमेंट में उस वैभव के ही दर्शन होते हैं। पटना कलम में सजीवता और सामान्य जीवन से उनका घनिष्ठ संबंध सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावे रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीके में भी अंतर स्पष्ट दिखता है। सजीवता एवं सुंदरता में पटना कलम शैली के हाथी के दांत पर बने लघु चित्र मुगल शैली के चित्र से बेहतर माने गए हैं। पटना शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम सेवक राम का है। उन्हीं के समकालीन है हुलास लाल। अन्य महत्वपूर्ण चित्रकारों में प्रमुख हैं श्री जयराम दास, शिव दयाल लाल, गुरु सहाय लाल, झुमक लाल, फिकर चंद, टुन्नी लाल आदि। इस चित्रकार के अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के पटना से कलकत्ता चले जाने के बाद बिहार में चित्रण कला की पहचान बरकरार रखने के लिए राधा मोहन बाबू ने दिन रात अथक प्रयास किया था।
इस कला शैली के पारखी राधा मोहन बाबू को सहीवो यानी पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता था। पटना कलम शैली के आखिरी संरक्षक राधा मोहन बाबू की मृत्यु 1997 में हो गई। लगभग 1.5 शताब्दी तक यह शैली प्रचलित रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस शैली का पतन आरंभ हो गया, क्योंकि इस समय तक अनेक कला संरक्षण काल कलवित हो गए थे एवं अनेक कलाकार आश्रयहीन हो गए थे। परिणामतः रोजी रोटी की तलाश में एक एक कर वे लोग सरकारी नौकरी अथवा अन्य व्यवसाय में लग गए। कुछ कलाकार रोजगार की तलाश में कलकत्ता एवं कुछ मथुरा आदि में चले गए। अतः यह कलम शैली विनिष्ट हो गई, मतलब खत्म हो गया। ये इस प्रकार पटना कलम शैली एक लोक कला थी जिसमें प्राकृतिक रूपों का विशेष ध्यान रखा गया है। धन एवं आश्रय के अभाव में इस कला शैली का पतन हो गया, किंतु इसके चित्रों की महत्ता आज भी है। साथ ही बिहार की गौरवशाली कला परंपरा का यह अमूल्य धरोहर है। इस शैली के चित्रों का संग्रह खुदाबख्श लाइब्रेरी जो कि पटना में है और पटना म्यूजियम में सुरक्षित है। तो ये हमारा आज पटना कलम शैली कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे मिथिला या मधुबनी पेंटिंग। तब तक के लिए जय हिंद।